नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ी थी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण। आज अपन पढ़ेंगे क्या, शंट मोटर। अब ये शंट मोटर क्या होती है, कैसे कैसे काम करती है सीरीज मोटर के अंदर, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं कहूंगा कि सीरीज मोटर और शंट मोटर के अंदर दो तीन बातों का डिफरेंस है। ज़्यादा कोई सीक्वेंस इनकी वो नहीं है डिफरेंस की, बॉडी भी सेम होती है, सप्लाई भी सेम जाती है। एक तो वाइंडिंग का होता है और एक इनमें गति जब नियंत्रण करते हैं ना, तो सीरीज मोटर में फ्लक्स के अनुसार गति हो रही थी, परिवर्तन है, और इसके अंदर किसकी होगी, टॉर्क हो जाएगा। तो पहली बात कर लेते हैं सीरीज शंट मोटर के अंदर होता क्या है। इसमें एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक शंट वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर जो वाइंडिंग की अपन बात करते हैं वो तो होती है कम लेपेटों की, कम प्रतिरोध की। और शंट मोटर के अंदर सबसे बड़ी डिफरेंस वाली बात होती है सीरीज मोटर से अलग कैसी होती है, इसकी शंट फील्ड जो वाइंडिंग होती है ना, वो आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाई जाती है। पहली बात तो ये आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाई जाती है, लेकिन पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। तो इसका पतले तार अधिक से होने के कारण सबसे ज्यादा आर्मेचर से, सीरीज फील्ड से, हर चीज से इसका प्रतिरोध उच्च होता है, इसका प्रतिरोध, ठीक है ना। 200 ओम के लगभग इसका मान के चलते हैं अपन। और ये हम अपन कब करते हैं, जब मल्टीमीटर अपने पास होता है तो डिफरेंस कर लेते हैं भाई, ये आर्मेचर वाइंडिंग है या शंट वाइंडिंग है। इनका संयोजन होता है आर समांतर क्रम के अंदर, भाई आर्मेचर के समांतर क्रम के अंदर शंट वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसको FSH में दर्शाया जाता है। और सप्लाई के अंदर भी एक इस मोटर की सबसे बड़ी खासियत की बात यह है कि जो आप इसको सप्लाई दोगे वो पूरी की पूरी सप्लाई वोल्टेज इसको मिलेगी। क्या, जो सप्लाई आप मोटर को दोगे वो पूरी की पूरी सप्लाई शंट मोटर को मिलती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी धारा की। जो इसकी लोड धारा है वो लोड धारा हो जाती है इसकी IA प्लस में ISH, शंट फील्ड धारा। बात करें इसकी आर्मेचर की धारा, तो आर्मेचर की धारा होगी IL माइनस ISH, ठीक है। अब ये धारा होगी इसकी, ठीक है। अब मोटर आपकी, इसका जो फ्लक्स होता है ना, ये शुरुआत में नियत होता है। जितना फ्लक्स को बनाना होता है वो शुरुआत के अंदर ही बना लेती है ये मोटर। तो इसको आप कह सकते हो नियत फ्लक्स वाली भी मोटर कह सकते हो। और ये होता है नियत रेटेड वोल्टेज से 1.5 गुना, कितना, 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना होती है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र कहाँ काम आते हैं, कितना इसका प्रतिरोध होता है। तो पहली बात करते हैं इसकी, सबसे पहली बात नंबर 1 पॉइंट ये, इसमें 2 वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग होती है। नंबर 2 बात, आर्मेचर वाइंडिंग व शंट फील्ड वाइंडिंग। नंबर 3 बात, संयोजन की बात करें इनकी, संयोजन, तो संयोजन होता है समांतर क्रम में, समानांतर क्रम में, ठीक। बात करें शंट फील्ड की, पतले तार, अधिक
अधिक टर्न। बात करें इसकी प्रतिरोध की, शंट फील्ड का प्रतिरोध, क्वेश्चन ये आता है शंट फील्ड का प्रतिरोध होता है डीसी शंट मोटर के अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग का आर्मेचर से शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। तो कितना होता है? यह शंट आर्मेचर से ज्यादा, आर्मेचर वाइंडिंग से ज्यादा प्रतिरोध, शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक। ठीक, शुरुआती बल आघूर्ण मतलब टॉर्क टी कम होता है। तीसरी बात आगे करते हैं, नियत फ्लक्स होता है। नियत फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है। गुणन गति नियत मानी जाती है। अब देखो बात सीधी सीधी है कि भाई जो अपन सप्लाई देंगे, हाँ एक चीज और, एक पॉइंट और बना देते हैं। जो शंट फील्ड है, शंट फील्ड वाइंडिंग को पूर्ण सप्लाई वोल्टेज मिलता है, पूर्ण सप्लाई वोल्टेज मिलता है। अब दोस्तों बात ये, अब समझाता हूँ आपको ये पॉइंट, इन पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए अपन बात करेंगे इस मोटर की। ठीक है भाई, मैंने कहा कि दो वाइंडिंग, इसमें दो वाइंडिंग होती है। तो देखो पहली वाइंडिंग आपकी शंट वाइंडिंग होगी, उसके बाद में आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। अब ये बताओ आप, जैसे आप यहाँ सप्लाई दे रहे हो, सप्लाई इसको दे रहे हो, वीटी है ना टोटल, यहाँ से आप इसको सप्लाई दे रहे हो, तो यहाँ नोड बिंदु बन गई ना, ये संधि बिंदु, दो शाखा हो गई, एक आर्मेचर की शाखा हो गई और एक शंट फील्ड की हो गई। तो यहाँ से वोल्टेज दो भागों में डिवाइड हो गया। अब मैं इसको कह सकता हूँ ना लोड वोल्टेज, ये तक लोड वोल्टेज हुआ, ये लोड वोल्टेज हो गया। यहाँ आने के बाद में ये धारा हो जाती है क्या आपकी एसएच, आइए हो गई आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। आइए तो ये A1 सिरा है, ये A2 सिरा है, E1 सिरा है, ये E2 सिरा है। ठीक है, अब यहाँ तक दो जगह धारा बट गई, तो मैंने लिख दिया कि लोड धारा किस किस का योग होती है, आर्मेचर धारा का योग भी होती है और शंट फील्ड का भी योग होती है। जितनी शंट फील्ड में जा रही है उतनी आर्मेचर के अंदर आ रही है। अब बात करें वोल्टेज की, यहाँ से आप जैसे वोल्टेज दोगे तो सीधा पूरा शंट फील्ड में तो आ ही जाएगा। शंट फील्ड को पूर्ण वोल्टेज मिलता है, पूरा जो सप्लाई में आप वोल्टेज दे रहे हो उतना वोल्टेज मिल जाता है। ये वोल्टेज मिलने के बाद में क्या करता है, इसमें जितना इसको फ्लक्स बनाना होता है शुरुआत के अंदर उतना का उतना बना लेती है ये। बाद में ये क्या होती है, नियत हो जाती है, इस तरह हो जाती है कि भाई इतना ही फ्लक्स बनेगी, शुरू के अंदर ही बना लेती है। बाकी सीरीज मोटर में क्या हो रहा था, सीरीज मोटर के अंदर वो बदलते हुए मान के ऊपर फ्लक्स भी बदला था उसका। भाई धारा के समानुपाती मान के चल रहे थे ना अपन, आर्मेचर धारा के समानुपाती सीरीज फ्लक्स को मान के चल रहे थे उस मोटर के अंदर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, जितना इसको देना चाहते हैं शुरू के अंदर वो उतना का उतना फ्लक्स बना लेती है, नियत हो जाती है शुरू के अंदर ही। तो इसको एक तो नियत गति वाली मोटर बोल देते हैं। ठीक है, इस तरह गति वाली। अब इसका जो शंट फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग का संयोजन कर रहे हैं अपने, तो देखो यहाँ से अगर इस डायग्राम को मैं ऐसे कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो आपको ये दोनों वाइंडिंग समांतर क्रम में लग रही है और यहाँ से भी समांतर क्रम में आपको दिख रही है कि भाई एक वाइंडिंग भी, ये वाइंडिंग का ये प्रतिरोध दिया गया एक तरीका, वाइंडिंग के अंदर तो प्रतिरोधित होता है, तो ये प्रतिरोध ऐसे लगा दो, एक ये लगा दिया, तो आपको समांतर क्रम में संयोजन हो गया इनका। तो ये सप्लाई के भी समांतर में हो गई और ये आर्मेचर वाइंडिंग के भी समांतर में हो गई। अब आर्मेचर वाइंडिंग शंट वाइंडिंग के सरण क्रम में हो गई। अब बात करिए
शंट फील्ड वाइंडिंग है जो पतले तार की बनाई जाती है और अधिक इसमें लपेट होते हैं, तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, ये उच्च हो जाता है। पर उच्च मान के प्रतिरोध वाली वाइंडिंग होती है, कौन सी वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग। क्वेश्चन कई बार ITA के जो पेपरों के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें क्या आ जाता है कि भाई जो DC शंट मोटर के अंदर आर्मेचर का प्रतिरोध से ज़्यादा कौन सी वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। दूसरी बात ये भी पता होना चाहिए इसके साथ में कि आर्मेचर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है या शंट फील्ड का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो इसमें सीधी सीधी बात दे रखी है कि भाई ये पतले तार की रजिस्टेंस की है, तो सीधी बात है भाई पतले तार का, पहली बात तो तार पतला है, दूसरी बात इसकी ये लपेटों की संख्या ज़्यादा है। तो आप ये बताओ कि जितने लपेट डालेंगे अपन तो तार की लंबाई भी ज़्यादा है पतले तार की है, जितना आप उसमें टर्न्स डालोगे तो प्रतिरोध बढ़ रहा ना, तो इसलिए इसके अधिक टर्न्स होने के कारण और पतले तार होने के कारण इसका प्रतिरोध उच्च माना जाता है और उच्च होता है 200 ओम तक इसका मान के चलते हैं मेगर से। जब मापा जाता है ना, जब अपन प्रैक्टिकली करते हैं इसको, तब जाके इसका पता चलता है भाई ये शंट वाइंडिंग है। अब इसका संयोजन किस हिसाब से करते हैं अपने कि भाई देखो संयोजन की बात ये है, इसमें संयोजन किस हिसाब से किया जाता है। अब ये बताओगे शंट वाइंडिंग के अंदर और ये आपको आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर कोई दिख रहा है क्या, इसके अंदर संयोजन के अंदर कुछ दिखा क्या, पता चला गया कुछ। देखो ये दोनों शाखा यहाँ तक इवन सिरा आ गया, यहाँ A2 से कनेक्ट किया इसको, फिर यहाँ से उठाया अपन ने ये दोनों वाइंडिंग को कनेक्ट कर लिया, तो इनको क्या करते हैं एक एक सिरे को उठाकर वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। तो ये प्रक्रिया होती है इसमें कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाता है बता देता हूँ, यहीं से पॉइंट लिख लेना। 3 पॉइंट स्टार्टर काम लिया जाता है भाई। 3 पॉइंट स्टार्टर इसमें काम लेते हैं, ठीक है। इतनी सी बात तो आप है ना नोट कर लो और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार इसको नोट कर लो आप है ना। हाँ भाई हो गया। अब बात करते हैं इसकी भाई गुणन गति कैसे कैसे चेंज होती है, किस हिसाब से गुणन गति होती है। तो दोस्तों थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम तो रहने दो, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं ना, यहाँ से इन पॉइंटों को अपने हटा देते हैं। जो इसका टॉर्क है, टॉर्क होता है ना शुरुआती टॉर्क, इसका शुरुआती बल गुण कम होता है और वो कितना होता है रेटेड वोल्टेज से 1.5 गुना। तो यहां से एक लाइन और लिख लो कि शुरुआती टॉर्क कम लगभग 1.5 गुना, 1.5 गुना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जो इसका टॉर्क है, इसकी गुणन गति है ना, यहां से देखना एक बार है ना, जो गुणन गति की बात करें, जो इसका टॉर्क है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। किसके, आर्मेचर धारा के समानुपाती। आर्मेचर धारा का घटेगी, आर्मेचर धारा घटने के कारण इसकी गुणन गति भी घटेगी। तो सीधी सीधी बात है कि इसकी गुणन गति किससे परिवर्तन हुई, आर्मेचर धारा के कारण। आर्मेचर धारा में परिवर्तन होने के बाद में इसका टॉर्क में परिवर्तन हो गया, ठीक है। पहले सीरीज मोटर के अंदर अपन ने क्या किया था कि भाई n समानुपाती फाई, ठीक। तो या तो फ्लक्स तो निहित हो गया भाई, n समानुपाती फाई किया था अपने सीरीज मोटर के अंदर। तो मैंने शुरू में ये बात तो लिखवाई दी, शुरू में ये बात बोल दी भाई इस मोटर का जो फ्लक्स है ना वो नियत है, ये बदलता नहीं है। तो ये अगर नहीं बदलता है तो बताओ ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा क्या,
ये तो काम ही नहीं आना, खत्म हो लिया, ये तो इसका तो मामला ही सेट हो गया पूरा। अब यहाँ से ये क्रॉस हो जाता है, गलत हो जाता है, ये शंट मोटर की बात है, ये सीरीज में काम करता है। ये मैंने शुरू में कहा कि भाई इसका फ्लक्स है फाई, ये बनता ही नहीं है, जितना बनना था उतना बन जाती है, बदलता ही नहीं है, फ्लक्स में परिवर्तन होता ही नहीं है इसके अंदर। ये नियत फ्लक्स वाली मोटर है, और नियत ही इसको गुणन गति भी इसकी नियत रहती है, थोड़ी बहुत इसकी बदल जाती है। फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो इसका टॉर्क है जो समानुपाती किसकी हो गया, आर्मेचर धारा की, आर्मेचर धारा के समानुपाती इस टॉर्क को मान के चलते हैं। तो मुझे ये बताओ, मैं अगर इसको कम ज़्यादा करूँगा तो आपका टॉर्क होगा ज़्यादा। अगर जब टॉर्क ज़्यादा हो गया तो यहाँ से गुणन गति कम होगी ना। तो सीधी सीधी बात ये कि क्वेश्चन ये आ जाए कि डीसी शंट मोटर की गुणन गति निर्भर करती है, डीसी शंट मोटर की गुणन गति निर्भर करती है। ऑप्शन आ जाए आर्मेचर धारा, ऑप्शन और आ जाए फ्लक्स, ऑप्शन आ जाए वोल्टेज, या ऑप्शन आ जाए आर्मेचर धारा व टॉर्क के। तो क्वेश्चन ये हो जाता आपका यहाँ से सीधा। अगर ये टॉर्क ना आके और तीन ऑप्शन अलग आ जाते हैं, आर्मेचर धारा आती है, तो आर्मेचर धारा भी आपका राइट ऑप्शन माना जाता है। क्योंकि आप कह रहे, मैं ये बता रहा हूँ कि सीधी सीधी बात आपको बताई जा रही है कि टॉर्क किसके समानुपाती हुआ, आर्मेचर धारा के। तो आपको अगर आर्मेचर धारा भी अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं है कि आंसर सही है आर्मेचर धारा, क्योंकि आर्मेचर धारा के समानुपाती टॉर्क को मान के चल रहे हैं। और जब आर्मेचर धारा को बता रहे हैं कि ऑप्शन के अंदर आ जाता है क्वेश्चन कि डीसी शंट मोटर के अंदर गति नियंत्रण होते, गति के अंदर परिवर्तन होता है, किसके कारण, आर्मेचर धारा के कारण भी होती है भाई साहब। क्योंकि आर्मेचर धारा के समानुपाती टी टॉर्क होता है। जैसे जैसे आर्मेचर धारा परिवर्तन करोगे टॉर्क बदलेगा, टॉर्क बदलने के बाद में इसके अंदर गति थोड़ी बहुत कम होती है, तो कोई पॉइंटों के अंदर इसकी गति जाती है। बाकी इसका रेख जो ग्राफ बनता है वो रेख ही ग्राफ ही बनता है, सीधी रेखा, रेख ही नहीं होता है। तो बात कर लिया इसके अंदर गुणन गति। तो गुणन गति मैंने बताई आपको आर्मेचर धारा के समानुपाती। अब आर्मेचर धारा के अंदर यहाँ से संधि बिंदु बन गई दो, तो एक तो यहाँ से आर्मेचर के अंदर आ गई और एक सीरीज फ्लक्स शंट फ्लक्स के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये बात आप नोट करो एक बार ना। इसकी गुणन गति, इसकी गुणन गति पहले लिखो, पॉइंट नंबर 1 ये लिखोगे, इसका टॉर्क है, इसका टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। और कोष्टक में लिखो IA T समानुपाती IA। जो इसका, इसकी गुणन गति, गुणन गति, इसकी गुणन गति है जो टॉर्क, टॉर्क पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, हाँ निर्भर करती है, किस पे, टॉर्क पे निर्भर करती है। उस बात कहते हैं टॉर्क में परिवर्तन के साथ में, टॉर्क में परिवर्तन के साथ में गुणन गति भी परिवर्तन होती है। क्या होती है कि भाई शुरुआती टॉर्क इसका कम होता है, और शुरुआती टॉर्क कितना होता है, 1.5 गुना होता है, सप्लाई वोल्टेज से जो रेटेड वोल्टेज से 1.5 गुना होता है। फिर इसकी बात करते हैं इसका टॉर्क जो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। इसकी गुणन गति
जो टॉर्क पर निर्भर करती है, और टॉर्क में परिवर्तन के साथ साथ इसकी गुणन गति भी परिवर्तन होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। स्क्रीनशॉट ले इसका। हाँ भाई, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी करते हैं। अब क्वेश्चन एक आ जाता है कि आपकी जो शंट मोटर है, इस शंट मोटर के अंदर अगर शंट मोटर है, इसके अंदर क्या होती है, आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग हुक जाती है या टूट जाती है, चल तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बार बार आता है कि शंट मोटर है और उसकी वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग अगर आपकी टूट जाती है या खराब हो जाती है, हट जाती है, ऐसे परिपथ से हट जाती है, अलग हो जाती है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात नंबर 2 ये है कि इस क्वेश्चन के 2 भाग हो गए, कि इसका पूछने का तरीका 2 हो गया कि ये देखा जाता है कि मोटर पहले प्रारंभ में बंद थी या फिर रनिंग अवस्था में थी, मोटर स्टार्ट थी या रनिंग बंद थी, मतलब रनिंग अवस्था में थी या बंद थी। अगर इसके भाग 2 हो गए इस क्वेश्चन के, कौन सा पहला है, ये स्टार्टिंग के समय, और एक हो जाता आपका रनिंग के समय। किसके समय, रनिंग के समय। अब ये बताओ, अगर स्टार्टिंग के स्टार्ट करने से पहले ही आप इसको स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्टिंग के समय इसकी वाइंडिंग टूट जाती है, शंट फील्ड वाइंडिंग हट जाती है, तो क्या एक बताओ मोटर चलेगी क्या। तो अपन डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, मोटर नहीं चलेगी, मोटर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब स्टार्टिंग के समय अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी शंट मोटर है, वो स्टार्टिंग के समय उसकी फील्ड वाइंडिंग टूट जाती है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से भी रनिंग अवस्था के 2 क्वेश्चन बन जाएगा। कौन सा, पहला क्वेश्चन आ जाता है भाई मोटर लोड पे थी या नो लोड पे। एक तो हो गया कि नो लोड पे थी या ऑन लोड पे, ऑन लोड पे। भाई मोटर लोड पे थी या ऑन लोड पे, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। अगर मोटर नो लोड पे थी तो क्या मोटर चलेगी। भाई मोटर नो लोड पे थी, क्या मोटर चलेगी क्या, तो मोटर नहीं चलेगी। नो लोड की अवस्था में क्या हो जाता है, नहीं चलेगी आपकी मोटर। सॉरी नो लोड पे, हाँ नो लोड पे क्या हो जाता है कि अगर आप इसके ऊपर लोड नहीं डाल रखा, आप मोटर को चला रहे हो, इसकी फील्ड वाइंडिंग हुक कट जाती है, तो इसकी गति है ना, गति अधिक हो जाती है, खतरनाक हो जाती है गति इसकी ना, गति थोड़ी बढ़ जाती है इसकी, जिससे अपने को नुकसान हो सकता है। ये बात भी ठीक है। उसके बाद में आ जाता है लोड की अवस्था में, ऑन लोड की अवस्था में। अब ऑन लोड की अवस्था में अगर आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग हुक कट जाती है, एक मिनट कैमरे को देखते पे ना, कल ही प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ ओके ठीक है। नो लोड की अवस्था के अंदर है, ऑन लोड की अवस्था के अंदर है, मोटर एकदम से रुक जाएगी, मोटर रुक जाएगी ऑन लोड की अवस्था में ना, रुक जाएगी। और आर्मेचर जल जाएगा। दूसरी बात,
आर्मेचर जल जाएगा। क्यों जल जाएगा? घूर्णन गति फ्लक्स को मान के चलते ना, तो अगर भाई फ्लक्स को मान के घूर्णन गति शून्य हो जाएगी, तो मुझे ये बताओ जो आपका फ्लक्स है वो शून्य होगा तभी तो घूर्णन गति शून्य होगी। और फ्लक्स के समानुपाती है आर्मेचर धारा के समानुपाती, फ्लक्स को मान के चलते हैं या टॉर्क के। अब ये बताओ कि आर्मेचर धारा शून्य हो जाएगी तभी तो जाके फ्लक्स शून्य होगा। अगर आर्मेचर धारा शून्य होगी तब जाके आपका फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो आर्मेचर के अंदर कोई धारा ही नहीं जाएगी, धारा नहीं जाएगी, इधर से शंट फील्ड में जा रही है, शंट फील्ड में तो जा रही है, रनिंग अवस्था मोटर है, लोड ऊपर उसके ऊपर है ही, तो क्या हो जाएगा कि एकदम से मोटर रुक जाएगी। जैसे शंट फील्ड वाइंडिंग हटते ही एकदम से मोटर रुक जाएगी और आर्मेचर के अंदर धारा नहीं, जैसे आर्मेचर वाइंडिंग गर्म हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, अंदर से जलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये बात एक बार नोट कर लो। ये एक ही क्वेश्चन के 3 जवाब हो जाते हैं, ये 3। अब वो जवाब स्टार्टिंग के समय आपको पूछा जाए क्वेश्चन की शंट मोटर स्टार्टिंग के समय ही उसकी शंट फील्ड वाइंडिंग टूट जाती है या हट जाती है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि मोटर नहीं चलेगी या मोटर बंद रहेगी। ये दोनों ऑप्शन एक ही बात है, या फिर मोटर घूर्णन गति घूर्णन नहीं करेगी। ठीक है, बाद में आ जाता है कि सीरीज शंट मोटर आपकी रनिंग अवस्था में चल रही है, मोटर रनिंग अवस्था में है। अब रनिंग अवस्था में मोटर तो है, लेकिन आपको वहाँ ये देखना कि लोड पे है या नो लोड पे है। तो नो लोड की बात हुई, अगर आपको नो लोड पे अगर दिया जाता है शंट फील्ड वाइंडिंग उखड़ जाती है तो एकदम से इसकी घूर्णन गति बढ़ जाती है, गति अधिक हो जाती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन वहीं से क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई नो लोड के ऑन लोड की अवस्था में है मोटर और मोटर चल भी रही है, मोटर चलते चलते उसकी फील्ड वाइंडिंग हट जाती है। फील्ड वाइंडिंग हटने से क्या हो जाता है कि मोटर एक तो रुक जाएगी। मोटर क्यों रुकेगी? कि फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। भाई शंट फील्ड वाइंडिंग यार हट जाएगी, जो शंट फील्ड वाइंडिंग हटेगी तो फ्लक्स कहाँ बनेगा? फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स नहीं बनने के बाद में क्या होगा? आर्मेचर के अंदर अपन धारा जीरो हो रही है ना भाई, घूर्णन गति जीरो हो रही है, और घूर्णन गति किसके समानुपाती मान के चले? आर्मेचर धारा के समानुपाती तो मान के चले, या फिर घूर्णन गति मानते हैं टी के समानुपाती। तो इसकी घूर्णन गति आर्मेचर की धारा नहीं जाएगी, आर्मेचर की धारा नहीं जाएगी आर्मेचर के अंदर, तो आर्मेचर भी शॉर्ट हो जाएगा, जलने की जल्दी पूरी आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी पूरी, और जलने की पूरी संभावना। ये कंडीशन अगर होती है तो ये पूरा काम होके रहेगा। तो ऑप्शन में आ जाता है मोटर रुक जाएगी या फिर आर्मेचर जल जाएगा। तो हो बिल्कुल आंसर सही है, आर्मेचर भी जल सकता है आपका। मोटर रुक जाएगी, आर्मेचर जल जाएगा, ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे। या फिर ये दोनों आ जाते हैं कि मोटर रुक जाएगी तो भी सही है, या फिर आर्मेचर जल जाएगा, ये भी सही है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले आपने। अब इसका एक ग्राफ देख लेते अपन ने, इसका ग्राफ देखते हैं ना। ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ एक है इसका टॉर्क व बार के मध्य संबंध। बार के मध्य संबंध। अब मैंने कहा कि भाई टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, आर्मेचर धारा के भी होता है सीरीज। शंट फ्लक्स के समानुपाती भी होता है। तो मुझे ये बताइए इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा। IL। अब मुझे ये बताइए आर्मेचर के समानुपाती है तो लोड के भी समानुपाती, लोड धारा के भी तो आना। ठीक है, तो आपका ये T हो रहा है, ये लोड मैंने बताया। तो यहाँ से इसका रेखीय बनेगा, ग्राफ इस हिसाब से बनता है, ये रेखीय। ठीक है,
तो ये रेखीय होता है। कि भाई मैंने कहा कि भार और टॉर्क के मध्य संबंध क्या होता है कि जितना टॉर्क बढ़ेगा उतना लोड द्वारा बढ़ेगी, तभी जाके टॉर्क भी बढ़ेगा। तो टॉर्क को मैं मान के चलता हूँ आर्मेचर द्वारा के भी हो गया, सीरीज फ्लक्स के भी हो गया, शंट फ्लक्स के भी हो गया, और लोड के भी समानुपाती हो रहा है ये। भाई ये तीनों चीज बराबर चल रही है इसके साथ में टॉर्क के। तो जितना लोड बढ़ाओगे उतना का उतना टॉर्क भी बढ़ेगा। अब टॉर्क बढ़ेगा तो इसका है रेखीय लीनियर ग्राफ बनता है इसका, है ना। तो ये ग्राफ और देख लो। इसी के साथ इस मैं और बता देता हूँ बीच के अंदर इसका उपयोग, इस मोटर के उपयोग है ना, मोटर के उपयोग। अब उपयोगों में आ जाता है एक तो मशीन टूल के अंदर, ठीक। पेपर मिल प्रिंटिंग मशीन में, छोटे उद्योगों में। लेकिन दो चीज याद रखनी, मशीन टूल और पेपर मिल के अंदर इसका उपयोग होता है, पेपर मिल और इसके अंदर। पेपर मिल इसके अंदर। इस कैमरे को थोड़ा सही कर लो यार। और ज़्यादा देखो तो एक बार ये और होगा, एमजी सेट होती है ना, एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। एमजी सेट में जहाँ मोटर जनरेटर सेट बोला जाए, मोटर जनरेटर सेट, मोटर व जनरेटर सेट में ये 5-7 इसके उपयोग हैं, ज़्यादा तो खैर नहीं इसके। अब इसकी गुणन गति, ये ग्राफ और देख लेते एक बार। ये ग्राफ है, आप बनाओ। जल्दी बनाओ भाई, जल्दी बनाओ थोड़ा। जल्दी करो, जल्दी थोड़ा सा। हाँ हो गया भाई। अरे इतना टाइम तो बहुत होता है यार। इतना टाइम इसलिए दे रहे हैं कि भाई आपको थोड़ा बहुत समझ में आए। अब दो नंबर ग्राफ बनता है इसका, किसका? गति व भार के मध्य, गति व भार के मध्य संबंध, ठीक है। अब भाई मैं ये कह रहा हूं कि लोड धारा है आपकी आर्मेचर धारा, ठीक है। अब यह आर्मेचर धारा कहाँ से आ रही है? आर्मेचर धारा की बात कर रहे हैं अपने। आर्मेचर वोल्टेज की बात करोगे आप, IA की बात कर रहे हो, तो कहाँ से आया? IA इंटू RA के कारण। अब मैं बात करूँ यहाँ पे EB यहाँ कम होता है। अब EB की बात करें, वो कम क्यों होता है? VT माइनस IA RA, ठीक है। तो गुणन गति यहाँ किसके समानुपाती होती है? इस ग्राफ के अंदर EB के समानुपाती। अभी यहाँ EB थोड़ा बल्ला गुण जो यहाँ से गुण घट रहा है, ठीक। तो ग्राफ इसका बनता है कि अगर EB का मान कम होता है तो गुणन गति का मान भी कम होता है। अगर ये मान बढ़ता है आपका, तो ये गुणन गति भी यहाँ से बढ़ती है। तो इसका ग्राफ बन जाएगा ये
भाई ये क्यों EB 0 क्यों आ रहा है? यहाँ से अपना आर्मेचर वोल्टेज ज्ञात करें तो आर्मेचर वोल्टेज कहाँ से गया? आर्मेचर की धारा कितनी धारा दे रही है, कितना प्रतिरोध आर्मेचर का है, तो धारा वोल्टेज का सूत्र तो यही तो था वोल्टेज ज्ञात करने का, V बराबर IA इंटू RA। तो मैंने लिया यहाँ आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर का प्रतिरोध बराबर आर्मेचर के अंदर टोटल वोल्टेज। ठीक, टोटल वोल्टेज का EB ज्ञात करने के लिए क्या होता है? VT टोटल वोल्टेज के माए अंदर से कौन सा वोल्टेज घटा देते हैं? आर्मेचर का वोल्टेज। भाई सीधी बात है, 230 वोल्टेज है मान लो, और आर्मेचर का वोल्टेज आपके आ जाता है, प्रतिरोध 2 मान के चलते हैं और धारा इसमें 200 मान के चलते हैं, सॉरी 100 मान के चलते हैं। 100 एम्पीयर चलिए तो 200 हो गया, तो इसमें से 230 में से 200 इकट्ठा हो गई तो कितनी धारा बच रही है? 30 एम्पीयर की। 200 अकेला ये आर में चला गया, तो EB का मान यहाँ कम हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे EB का मान आपको कम मिल रहा है ना, तो इसका ग्राफ बन जाता है ये उतारना साथ में ना, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ इसको और भी सही तरीके से। भाई मैंने EB को बढ़ाया, एक बार गुणन गति बढ़ी, एक बार गुणन गति को घटाया, EB को घटाया तो गुणन गति भी घट गई। ठीक है, इस तीर के निशान से आप समझना है बात को। ये आपकी लोड, ये आपकी N, तो ये गुणन गति थोड़ी सी कम हो जाती, थोड़ी बहुत कम होती है, थोड़ी, इतनी भी नहीं जाती, बस ये इतनी सी गुणन गति कम होती है। तो इसकी गुणन गति कम में ही परिवर्तन होती है। गुणन गति क्या होती है? कम ही परिवर्तन होती है गुणन गति। और एक ग्राफ बन जाता है आपका कौन सा? टॉर्क व गति के मध्य। तो मैं एक बात कहूंगा कि टॉर्क व गति के मध्य ज्ञात करें अपने, तो टॉर्क समानुपाती हुआ आई धारा आर्मेचर धारा के या सीरीज शंट फ्लक्स के या फिर इसमें लोड के। तो अगर टॉर्क में अगर आर्मेचर टॉर्क और गति का इसका पूछा जाए ग्राफ, तो सीधी सीधी एक लाइन लिख देनी कि टॉर्क में थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पे टॉर्क में थोड़ा परिवर्तन होने पर N गुणन गति, मतलब गुणन गति थोड़ी घट जाती है। कितनी? थोड़ी बहुत ही घट जाती है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने पढ़ ली शंट मोटर, और शंट मोटर के अंदर सब कुछ अपने देख लिया है और सब कुछ लाइन टू लाइन आपको बता दिया गया है, कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आता है। ये सारी चीज़ें अपन ने देख लिए, टाइम भी दिया है उतारने के लिए, बीच में साइड में भी हो कि मैंने कहा है स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए। जिन्होंने नहीं उतारा है वो उतार लीजिए। कल करेंगे शंट मोटर की गति नियंत्रण। ठीक है, और एक चीज़ और है कि शंट मोटर की गति नियंत्रण के बाद में वो कनेक्शन डायग्राम, उसको थोड़ा सा देखना एक बार, फिर उसके कल ही कनेक्शन डायग्राम की भी अपन बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को कितना का भेज रही हो या कितना किसको सपोर्ट करी हो, आप जानो, आपका काम जानिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी मेहनत आपके साथ है, अब इस मेहनत को देखते हुए आप इस वीडियो को भी आगे बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत।